नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। LIC से जुड़ने पर आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके वो हर सपने पूरे हों जो आपने अपनी आँखों में देखे हैं, आपके वो हर ख्वाब पूरे हों जो आपके विचारों में हैं, और साथ ही साथ आपको हर मंजिल मिले, हर मुकाम मिले जो आपने अपने मन में ठाना है। मित्रों, LIC से जुड़ने के बाद वो हर चीज़ मिलता है जिस चीज़ की कामना एक LIC एजेंट करता है। LIC समंदर है, आप चाहे तो चम्मच से निकालें, आप चाहे तो ड्रम से निकालें, और आप चाहे तो बाल्टी से निकालें। मित्रों, मेहनत आपको करना है। ब्लैंक चेक LIC देती है, महीने में कितना आप भर लेते हैं ये आपके काबिलियत, आपके मेहनत और आपके हुनर पर निर्भर करता है। अगर मन से काम किया जाए तो यहाँ नाम भी है, यहाँ मान भी है, प्रतिष्ठा भी है और मेहनत के अनुसार पैसा भी है। एक LIC अभिकर्ता जितना चाहे उतना कमा सकता है। मित्रों, आज हम लोग बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अंत तक देखें। हो सकता है आखिरी क्षण आपको कुछ अच्छे पॉइंट मिल जाए। मित्रों, सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल में LIC ऑल इन वन ऐप डाउनलोड करेंगे। इस ऐप के माध्यम से हम ग्राहक को मैच्योरिटी, प्रीमियम हर उम्र पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हमें PDF का प्रेजेंटेशन करना हो तो लीडर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उसके माध्यम से प्रेजेंटेशन करें। बहुत बढ़िया PDF में बन के जाता है, फोटो भी दिखता है और आपका भी नाम बहुत बढ़िया से जाएगा। प्रचार की सामग्री के लिए LIC ऑल इन वन बॉन्ड ऐप आता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें और इसके माध्यम से कुछ प्रचार के पेजेज बनेंगे और इन पेज को शेयर करके भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सभी ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं और आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, LIC एजेंट के लिए LIC ने एक ऐप जारी किया है, LIC एजेंट ऐप। आप इस ऐप के माध्यम से अपने की हुई पॉलिसियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ग्राहकों को सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मित्रों, एक अभिकर्ता के लिए प्रॉस्पेक्ट सबसे बड़ा धन होता है। यदि आप प्रतिदिन 2 से 3 नए नाम अपने प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में ऐड करते जाते हैं और उनका उचित फॉलोअप करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बड़ा और सफल अभिकर्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो अभिकर्ता प्रॉस्पेक्ट पे काम जबरदस्त तरीके से करता है वह अभिकर्ता काफी सफल हो सकता है। और सफल होने के लिए किसी भी अभिकर्ता को अपने प्रॉस्पेक्ट पे जबरदस्त तरीके से काम करना होता है। उसको लिखना, उसको फॉलोअप करना, मैसेज करना इत्यादि सब काम प्रॉस्पेक्ट के माध्यम से करके आप एक जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं और रोज नया बीमा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेक्ट ही एक अभिकर्ता की मूल पूंजी होती है। हम किसी से मिलने के लिए अगर अपॉइंटमेंट तय करते हैं तो किस डेट पे मिलना है ये सारी जानकारी हम अपनी डायरी में लिखते हैं, लेकिन डायरी हमेशा साथ होगी नहीं होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। मित्रों, एक मोबाइल में डायरी रखने वाला ऐप है जिसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, और इस डायरी को आप मोबाइल में रख के जब चाहे तब देख सकते हैं और जब चाहे तब नोट कर सकते हैं, बिना किसी भार का, बिना किसी अतिरिक्त जगह छेके। यह डायरी आपके मोबाइल में ही हमेशा उपलब्ध रहेगी और जो हमेशा आपके लिए काम करती रहेगी। किससे कब मिलना है, किसके यहाँ कब जाना है, ये सारी जानकारी आपके मोबाइल वाली डायरी में ही उपलब्ध रहेगा। बशर्ते इसको आपको अपडेट भी करते रहना होगा, इस पर लिखना होगा,
जहाँ मीटिंग ख़त्म हो गई उसको हटाना होगा। इसे स्वयं खुद से अपडेट करना होगा, तब आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। मित्रों, हम फील्ड में जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ग्राहक अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक हम ग्राहक को प्लान लेने के फ़ायदे के बारे में नहीं बता पाएंगे तब तक प्लान बिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्राहक के सामने बैठें तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे यह बताना ज़रूरी होता है। और इसके लिए हमको प्लान के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस प्लान में ग्राहक को कितना मैच्योरिटी मिलेगा, अगर बीच में डेथ क्लेम आता है तो कितना मिलेगा, लोन कब मिलेगा, प्री मैच्योरिटी कब करा सकता है, अस्थाई अपंगता हितलाभ कब मिलेगा, साथ ही साथ वो असाइनमेंट कब करा सकता है। इसके अलावा टैक्स की बचत और मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी, ये सारी जानकारी रखनी होती है। मित्रों, देखते हैं कि बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। LIC अपने ग्राहकों को हर प्लान में प्रति वर्ष बोनस घोषित करती है और यह अलग अलग टर्म में अलग अलग इसका रेट होता है। जैसे 21 साल या इससे ऊपर के सभी टर्म वाली पॉलिसियों में 50 रुपया, 48 रुपया, 49 रुपया ऐसा करके प्रति 1000 बोनस का रेट तय किया जाता है। मान लीजिए 1000 बीमा धन का 50 रुपया बोनस है तो 1 लाख के बीमा धन का 50 में 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लाख बराबर 100,000 होता है। तो 1000 पे 50 रुपया है तो 100,000 पे 50 गुणे 100 यानी 5000 रुपया हो जाएगा। ये 5000 रुपया बोनस 1 साल का घोषित हुआ। अगर यह पॉलिसी 20 साल चलती है और रेट यही रहता है तो 5000 गुणे 20 कर देंगे तो उस पॉलिसी अवधि के दौरान पूरे 1 लाख रुपये बोनस मिलेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि बोनस एक यूनिट प्रति 1000 तय होता है। वो यूनिट 48 रुपया भी हो सकता है, वो यूनिट 50 रुपया भी हो सकता है। और इसके अलावा 15 साल या इससे ऊपर चलने वाली सभी पॉलिसी पे FAB तय होता है। FAB का फुल फॉर्म होता है फाइनल एडिशनल बोनस, यानी जब पॉलिसी पूर्ण होती है तो एक फाइनल एडिशनल बोनस, कुछ अतिरिक्त बोनस के रूप में LIC भुगतान करती है और यह 15 साल या उससे अधिक टर्म की पॉलिसी पर ही होता है। इसीलिए अक्सर लिखा जाता है कोष्ठ में यदि कोई हो तो। अब आगे देखते हैं प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है। प्रीमियम टर्बुलर प्राइस के आधार से कैलकुलेशन होता है। 1000 रुपये बीमा धन का प्रीमियम घोषित होता है और उसी के आधार से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख के बीमा धन का गुणा करके प्रीमियम निकाला जाता है। बड़े बीमा धन पर LIC 2%, 1%, 2 रुपया प्रति 1000, 1 रुपया प्रति 1000 ऐसे करके छूट भी देती है। साथ ही साथ कोई वार्षिक प्रीमियम भुगतान करता है तो उसको 2 रुपया प्रति 1000 छूट मिलता है, यानी 1 लाख का बीमा लिया तो उसको 200 रुपया प्रीमियम और कम देना पड़ता है। अगर वो छमाही प्रीमियम भुगतान करता है तो उसको 1 रुपया प्रति 1000 छूट मिलता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद GST जोड़ा जाता है। पहले साल GST 4.5% होता है, दूसरे साल GST 2.25% होता है, जो जोड़ के तब ग्राहक से प्रीमियम लिया जाता है और उस पॉलिसी के लिए यही प्रीमियम तय होता है। आपके रेडी रेकनर में कितने पर छूट है, कितने पर नहीं है, इसका विस्तृत जानकारी है और कृपया रेडी रेकनर का अध्ययन और अवलोकन करें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। प्रीमियम समय से जमा होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हर पॉलिसी में LIC एक ग्रेस पीरियड देती है जिसको हिंदी में अनुग्रह अवधि कहते हैं। यह लगभग 1 महीने या 30 दिन का होता है। यानी कोई प्रीमियम अक्टूबर महीने के 5 तारीख को जमा करना था और वो समय से जमा नहीं हो पाया तो उसका नवंबर महीने के 5 तारीख तक
रिस्क कवर भी रहेगा और ब्याज भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 6 तारीख आ जाता है उसका ब्याज भी लगेगा और रिस्क कवर भी खत्म हो जाएगा। मित्रों, इस समय वर्तमान में LIC 9.5% वार्षिक की रेट से लेट फीस जोड़ती है। FUP का मतलब होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, यानी प्रीमियम देने की नेक्स्ट ड्यू कब थी। FUP का मतलब होता है कि प्रीमियम कब जमा करना था, और FUP से यानी प्रीमियम जमा करने से अगर 6 महीने तक कोई पॉलिसी नहीं जमा होती है तो वह पॉलिसी लैप्स हो जाती है, चूक हो जाता है उस पॉलिसी में, और लैप्स होने के बाद फिर रिवाइवल कराना पड़ता है। मित्रों, शुरुआत में तो यह 6 महीने में ही लैप्स हो जाती है, लेकिन अगर पॉलिसी 3 साल कंटिन्यू चली है तो 6 महीने तक रिस्क कवर भी क्लेम कंसेशन के तहत रहता है। अगर पॉलिसी 5 साल कंटिन्यू चल गई तो 1 वर्ष तक क्लेम कंसेशन के तहत रिस्क कवर भी रहता है। ब्याज भले लगता है, लेकिन उस अवधि में डेथ होने पे क्लेम कंसेशन के तहत डेथ क्लेम मिलता है। मित्रों, IRDA के नियमानुसार अगर कोई पॉलिसी 3 साल कंटिन्यू चल गई तो वह पॉलिसी एक तरीके से पक्की पॉलिसी मानी जाती है। इसका पैसे का भुगतान भी हो सकता है, इस पे लोन भी हो सकता है, इसको सरेंडर भी कराया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर 3 साल या उससे ज़्यादा पॉलिसी चल गई तो डेथ होने पे किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं होती है और क्लेम बहुत जल्द मिल जाता है। इसलिए एक अभिकर्ता को चाहिए कि वह अपने किए हुए सभी पॉलिसी को कंटिन्यू 3 साल या उससे ज़्यादा समय तक चलाता रहे, ताकि किसी प्रकार का क्लेम हो तो अर्ली क्लेम ना हो बल्कि नॉन अर्ली क्लेम हो, और उसका क्लेम मिलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही ना आए। मित्रों, जिस पॉलिसी में जितना ज़्यादा प्रीमियम दिया जाता है उतना ही ज़्यादा रिस्क कवर मिलता है। जिस पॉलिसी को जितना ज़्यादा समय के लिए पॉलिसी लिया जाता है, जितना ज़्यादा टर्म होता है, उतना ही ज़्यादा बोनस का अच्छा रेट होता है, उतना ही ज़्यादा मैच्योरिटी बनता है। इसलिए बड़ा पॉलिसी बेचना चाहिए, ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेचना चाहिए, और ज़्यादा टर्म की भी पॉलिसी बेचना चाहिए, क्योंकि ग्राहक का उसमें फ़ायदा होता है। मित्रों, पहले 3 वर्ष पॉलिसी चलने पे चुकता मूल्य आ जाता था, सरेंडर हो सकता था। अब यह घटा के 2 वर्ष कर दिया गया है। तो 2 वर्ष कोई पॉलिसी चल गया तो उसमें लोन भी मिल सकता है, उसमें सरेंडर भी मिल सकता है, उसमें पेड अप वैल्यू जनरेट हो जाता है। आगे देखते हैं पॉलिसी होती कैसे है। पॉलिसी मित्रों ग्रीन चैनल होती है, जिसको नगद पैसा जमा करके तुरंत FPR ले लेते हैं। FPR का मतलब फर्स्ट प्रीमियम रसीद होता है। FPR को नगद भी कटाया जा सकता है, चेक द्वारा भी कटाया जा सकता है, साथ ही साथ DD वगैरह से भी कटाया जा सकता है। बीमा BOC के माध्यम से भी होता है। BOC का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन, यानी पैसा आप पहले जमा करके रसीद कटा लेते हैं, उसके बाद उस कटी हुई रसीद यानी BOC से पॉलिसी अलॉट हो जाती है और तब FPR जारी होता है। कभी कभी होता है कि अभिकर्ता के पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन पैसा तो है, तो पैसा ले जाके उस नाम से BOC कटा दिया, उसको कच्ची रसीद भी कुछ लोग बोलते हैं। पैसा तो जमा हो गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है या पॉलिसी अंडरराइट हो जाती है तब हम उस BOC से पॉलिसी को अलॉट करके FPR ले लेते हैं। आजकल मित्रों ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, जिसके माध्यम से LIC उस ट्रांजैक्शन के देखने के बाद आपको BOC या पॉलिसी का FPR जारी कर देती है। DD और डिमांड तो ऑलरेडी चल रहा है और चलता रहेगा। मित्रों, BOC चेक द्वारा भी होता है, नगद भी होता है, DD के द्वारा भी होता है, और साथ ही साथ कोई परंपरागत योजना है उसका SB आना है या फिर उसकी मैच्योरिटी होनी है, उसमें से भी पैसा काट कर LIC BOC जारी कर देती है। कोई यूलिप पॉलिसी है और पॉलिसी होल्डर उसको सरेंडर कराता है तो उसके सरेंडर के पैसे में से भी BOC काट के पॉलिसी जारी कर दी जाती है। लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर कोई पॉलिसी यूलिप की है और मैच्योर हो गई है तो उसकी मैच्योरिटी से BOC जारी नहीं हो सकता है, और कोई कन्वेंशनल पॉलिसी है तो इसके सरेंडर से पॉलिसी जारी नहीं हो सकता है। मित्रों, जब भी हम प्रीमियम जमा करते हैं हमें वाइट मनी प्रीमियम जमा करना होता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का नियम है कि अगर कोई अवैध पैसा अवैध तरीके से वैध बनाने की कोशिश की जाएगी तो इसमें एजेंट को भी सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और साथ ही साथ पॉलिसी धारक भी परेशान हो सकता है। इसलिए जब भी प्रीमियम जमा कराना चाहिए, प्योर वाइट मनी, बैंक से निकला हुआ पैसा या चेक के माध्यम से या कैश भी हो, अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो केयरफुली करना चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रभाव अपने ऊपर न पड़े। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ग्राहक को अपना पैन कार्ड लगाना जरूरी हो जाता है। और यदि प्रीमियम चाहे रेगुलर हो चाहे सिंगल हो 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया तो हमें अपने बैंक का स्टेटमेंट भी लगाना होता है कि हमारा पैसा बैंक से कटा है या निकाला गया है। मित्रों, अगर 50,000 से कम का प्रीमियम भुगतान होना है तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, मगर 50,000 से ऊपर का अगर प्रीमियम भुगतान करना है तो पैन अनिवार्य है। अंडरराइटिंग के समय 3 वर्ष के अंदर अगर कोई पॉलिसी ली गई है तो उसको अपने वर्तमान प्रस्ताव प्रपत्र में दिखाना चाहिए, क्योंकि अंडरराइटिंग में वो सभी पॉलिसियां इंक्लूड हो जाती हैं और जो टासा बनता है टोटल सम एश्योर्ड उसके आधार से अंडरराइटिंग होती है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होती है कि वो व्यक्ति इतना पैसा देने लायक है कि नहीं है, उस व्यक्ति के पास जितना इनकम है उसके आधार से इतना बीमा धन देने लायक है कि नहीं है, यानी किसी का बीमा हम करते हैं तो उसकी इनकम जरूरी है और साथ ही साथ ये उसका प्रूफ भी देना पड़ता है, जैसे ITR की कॉपी, बैंक के पासबुक से निकला हुआ पैसे का स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। ये तो हुई फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। लेकिन इसके बाद होती है फिजिकल अंडरराइटिंग। फिजिकल अंडरराइटिंग का मतलब कि कोई व्यक्ति फिट है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी पारिवारिक हिस्ट्री कैसी है, इसकी भी अंडरराइटिंग होती है और इसके बारे में भी समुचित जानकारी हमें रखना चाहिए और प्रस्ताव प्रपत्र में सही सही भरना चाहिए। किसी किसी प्रपोजल में मेडिकल जांच भी होता है जो LIC के नियुक्त डॉक्टर करते हैं। उसमें सामान्य तौर से ऊंचाई, वजन, रक्तचाप और हृदय की स्थिति देखी जाती है। और कोई अगर बड़ा प्रपोजल है तो उसके लिए TPA के पास जाना पड़ता है और TPA प्रस्ताव को देखकर उसकी जांच पड़ताल करके तब रिपोर्ट तैयार करके देता है। LIC में कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जो नॉन मेडिकल तय किए जाते हैं, जिसको कि मेडिकल नहीं होना होता है। जैसे हमारा आधारशिला आधार स्तंभ प्लान है, इसमें 3 लाख रुपये तक का ही बीमा होता है लेकिन नॉन मेडिकल होता है। मित्रों, लंबाई के मामले में एक आंकड़ा सामने आता है कि अगर किसी प्रस्तावक की लंबाई 136 सेंटीमीटर से कम है तो उसे बौना की श्रेणी में माना जाता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए अगर 136 या समकक्ष लंबाई हो तो ठीक ठाक नापना चाहिए, सही से नापना चाहिए ताकि वहाँ किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। मित्रों, प्रस्तावक का बालिग होना आवश्यक होता है क्योंकि बीमा की जो प्रक्रिया है एक प्रकार का समझौता है, संविदा है और संविदा पर वही हस्ताक्षर कर सकता है जो बालिग हो। बीमार्थी भले कम उम्र का हो, नाबालिग हो, लेकिन प्रस्तावक का बालिग होना आवश्यक होता है। इसलिए बच्चों के बीमा में माता या पिता ही प्रस्तावक होते हैं और ऐसे मामले में प्रस्तावक ही नामनी भी होता है। जब तक बच्चा नाबालिग है तब तक प्रस्तावक ही नामनी होता है और बच्चे के बालिग होने पर बच्चा उस पॉलिसी का स्वतः मालिक हो जाता है। फिर वह अपने हिसाब से अपनी इच्छा से लिखित रूप में देगा कि हम किसको नामनी बनाएंगे। बच्चों के मामले में दुर्घटना बीमा कभी नहीं मिलता है। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो दुर्घटना बीमा का प्रीमियम ऐड करा के दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। यह एक प्रपत्र भरकर या पॉलिसी के बॉन्ड पे पृष्ठांकन करके होता है। प्रस्ताव प्रपत्र के बारे में रेडी रेकनर में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई 10 साल या उससे अधिक विलंबित अवधि की पॉलिसी लेते हैं
तो आपको 360 नंबर फार्म भरना पड़ता है। यानी कोई बच्चा 8 साल से कम उम्र का है तो हम 360 नंबर फार्म भरेंगे। लेकिन 10 साल या उससे कम विलंबित है, यानी कोई बच्चा 10 साल से ऊपर है लेकिन बालिग नहीं हुआ है, तो हम 340 नंबर फार्म भरेंगे। और कोई व्यक्ति अगर बालिग है, उसके नाम से बीमा देना है, तो हम 300 नंबर फार्म भरते हैं। साथ ही साथ अभिकर्ता का जो गोपनीय रिपोर्ट होता है वो लगता है। ज़रूरत पड़ा तो MHR लगेगा। आजकल के प्रपोजल में नॉमिनी जिसे बनाते हैं उसका आधार कार्ड या ID प्रूफ लगाना जरूरी हो गया है। तो प्रस्ताव प्रपत्र में नॉमिनी का भी ID प्रूफ या आधार कार्ड जरूर मांगना चाहिए। मित्रों, अलग अलग प्लान के लिए अलग अलग प्रस्ताव प्रपत्र इस्तेमाल होते हैं। यूलिप पॉलिसियों के लिए अलग प्रस्ताव प्रपत्र होता है, हेल्थ पॉलिसी के लिए अलग प्रस्ताव प्रपत्र होता है, और साथ ही साथ पेंशन प्लान के लिए अलग प्रस्ताव प्रपत्र होता है। उसके साथ साथ सहयोगी फार्म भी लगाए जाते हैं। जैसे स्थल सेनाओं के लोगों का बीमा करते हैं तो उसके लिए एक सहयोगी फार्म लगाना पड़ता है। कोरोना का फार्म अतिरिक्त लगाना पड़ सकता है, या फिर आवश्यकता अनुसार बीमांकनकर्ता के निर्णय के आधार पर जो भी फार्म की जरूरत हो, जो भी वो मांग करता है, वो भर के देना होता है। मित्रों, आजकल प्रीमियम NACH के माध्यम से सीधे बैंक के खाते से डिटेक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो NACH से भी बीमा करना आसान हो गया है। एक सारा प्रस्ताव प्रपत्र वही रहेगा। एक NACH का फार्म भर देंगे तो आपका हर महीने या हर 6 महीने पर या हर 3 महीने पर जो भी मोड हो वो पॉलिसी धारक के खाते से सीधा सीधा डिटेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, और पॉलिसी समय से बनी रहेगी। KYC के बारे में जान लेते हैं मित्रों। KYC का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानने के लिए, पहचानने के लिए ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, एज प्रूफ इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। और बैंक, LIC या जितने भी संस्थान हैं सब KYC की मांग करते हैं। KYC में एज प्रूफ भी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ भी हो सकता है, ID प्रूफ भी हो सकता है, और साथ ही साथ प्रस्तावित व्यक्ति का फोटो भी हो सकता है। मित्रों, बीमा कंपनी को IRDA के द्वारा संचालित किया जाता है, देखरेख किया जाता है और नियमों को पालन कराया जाता है। अगर किसी प्रकार के शिकायत का मामला आता है तो ग्राहक बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकता है। इसलिए एक अभिकर्ता को चाहिए कि ग्राहक के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की कभी नौबत न आए। मित्रों, प्रस्ताव प्रपत्र में नॉमिनी का कॉलम होता है। नॉमिनी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बीमा धारक को यह अधिकार होता है कि नॉमिनी को पृष्ठांकन के माध्यम से आवेदन करके जब चाहे तब बदल सकता है। मित्रों, पॉलिसी जैसे ही अंडरराइट होती है हमारा यह PR कटता है, जिसको फर्स्ट प्रीमियम रसीद कहते हैं। फिर जब नेक्स्ट ड्यू आता है तो हम रिन्यूअल जमा कराते हैं। लेकिन यह PR जारी होने के बाद पॉलिसी बॉन्ड मिलने में कुछ समय लग जाता है, और पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद एक अभिकर्ता को पॉलिसी बॉन्ड तुरंत ग्राहक को सौंप देना चाहिए और उसे रिसीव करा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कूलिंग ऑफ का जो मामला है, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर अगर ग्राहक को पॉलिसी पसंद नहीं होती है तो वह पॉलिसी को वापस कर सकता है। इसलिए पॉलिसी बॉन्ड जितना जल्दी हो सके ग्राहक को दें, ताकि 15 दिन यथाशीघ्र बीत जाए और किसी प्रकार का कूलिंग ऑफ का मामला सामने न आए। दोस्तों, डेथ क्लेम के मामले को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन और उतने साल का अर्जित बोनस और FAB यदि कोई हो तो नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। लेकिन यदि कोई बीमा धारक पॉलिसी लेता है और वह लापता हो गया, तो अगर 7 साल तक लापता रहा तो LIC मान लेती है कि यह आदमी अब नहीं रहा और उसका डेथ क्लेम का भुगतान कर देती है। गुमशुदगी या लापता होने के मामले में 7 साल का वेटिंग पीरियड होता है। मित्रों, पॉलिसी लेने के बाद अगर 1 वर्ष के बाद आत्महत्या की वजह से अगर पॉलिसी धारक नहीं रहा तो LIC डेथ क्लेम देती है। लेकिन पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के अंदर ऐसा मामला आया तो LIC डेथ क्लेम नहीं देती है। यह जानकारी भी एक अभिकर्ता को रखनी चाहिए।
मित्रों, अब हम मैच्योरिटी पे देखते हैं कि मैच्योरिटी पे क्या मिलता है। तो मैच्योरिटी पर सामान्यतः बीमा धन मिलता है और साथ ही साथ जितने वर्ष की पॉलिसी की अवधि है उतने अवधि का बोनस जुड़ता है और एफए जुड़ता है। यदि मान लीजिए बीमा धन 5 लाख का है और 25 साल के लिए लिया गया है, तो बोनस का रेट पहले पता करते हैं। अगर बोनस का रेट 48 रुपया प्रति हज़ार है तो 48 गुणे 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख में 500,000 होगा, यानी 1,000 पे 48 रुपया है तो 5 लाख पे 48 गुणे 500 कर देंगे और 25 साल के लिए लिया गया है तो गुणे 25 कर देंगे। तो इस पॉलिसी में बोनस बना 48 गुणे 500 गुणे 25 बराबर 6 लाख रुपये और प्लस एफएबी का रेट अगर 450 रुपये प्रति हज़ार हो तो पूरे सम एश्योर्ड का एफएबी बनेगा 450 गुणे 500 बराबर 2,25,000 रुपये। अब पॉलिसी धारक को टोटल का टोटल मैच्योरिटी मिलेगा 13,25,000 रुपये। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी लेता है और वह अगर अस्थायी रूप से अपंग हो गया, सीएमओ उनको लिख के दे दिए कि नहीं आप 100% डिसेबल हो गए, तो ऐसे में उसको क्या मिलता है। अगर 5 लाख का बीमा है तो अस्थायी अपंगता होने पर सबसे पहले प्रीमियम माफ हो जाता है और पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहती है। साथ ही साथ 10% बीमा धन 10 सालों तक मिलता है, यानी कि 50,000 रुपये 10 सालों तक पॉलिसी धारक को भुगतान होगा और इसके बाद मैच्योरिटी वगैरह भी जस का तस बना रहेगा, समय पर मैच्योरिटी का भी भुगतान पॉलिसी धारक को होगा। यह है अस्थायी अपंगता हित लाभ। मित्रों, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, पॉलिसी धारक किसी वजह से नहीं रहा, अगर उसकी डेथ हो गई तो नॉमिनी को बीमा धन मिलता है प्लस पॉलिसी लेने के जितने समय के बाद डेथ होती है उतने समय का बोनस मिलता है और एफए भी मिलता है यदि कोई हो। देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल के लिए पॉलिसी लिया और पॉलिसी धारक 1 वर्ष बाद नहीं रहा तो उसे क्या मिलेगा। अगर 25 साल की पॉलिसी पे 48 रुपया बोनस का रेट है तो 5 लाख रुपये का अगर बीमा हो तो 5 लाख मिलेगा प्लस 48 रुपये के रेट से 1 साल का बोनस 48 गुणे 500 बराबर 24,000 रुपया बोनस मिलेगा। और अगर दुर्घटना में पॉलिसी धारक नहीं रहा तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, 5 लाख का ठीक डबल 10 लाख रुपये और प्लस 24,000 रुपये 1 साल का बोनस बना वो मिलेगा। चूंकि यहाँ एफएबी नहीं है 1 साल की पॉलिसी पर, इसलिए एफएबी नहीं मिलेगा। अगर 16 वर्ष बाद पॉलिसी धारक नहीं रहा तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो 5 लाख रुपया बीमा धन का मिलेगा प्लस 16 साल का बोनस, 1 साल का बोनस 24,000 गुणे 16 कर देंगे बराबर 3,84,000 रुपये। और यहां 16 साल पर एफएबी है, एफएबी का रेट 25 रुपया प्रति हज़ार है। 5 लाख के बीमा धन पर 25 गुणे 500 बराबर 12,500 एफएबी के रूप में मिलेगा। यानी टोटल का टोटल 5 लाख प्लस 3,84,000 बराबर 8,84,000 अब प्लस 12,500 एफएबी का बराबर 8,96,500 रुपये नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में मिल जाएंगे। और अगर दुर्घटना में उसकी डेथ होती है तो 5 लाख के बदले 10 लाख रुपए प्लस 3,84,000 रुपया बोनस 16 सालों का और प्लस 12,500 एफएबी बराबर 13,96,500 रुपये नॉमिनी को डेथ क्लेम का भुगतान हो जाएगा। मित्रों, यह जितना भी भुगतान होता है, चाहे मैच्योरिटी हो चाहे डेथ क्लेम का भुगतान हो, इन सभी भुगतानों में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है और इसका भुगतान धारा 10D के तहत टैक्स फ्री रहता है। मित्रों, हम जो LIC प्रीमियम भुगतान करवाते हैं ग्राहक को इसके प्रीमियम के भुगतान पर भी टैक्स में बचत होती है, जो नियमानुसार समय समय से घटती बढ़ती रहती है। मित्रों, आगे देखते हैं कि किसी गृहिणी महिला का अगर बीमा किया जा रहा है और उसके पति का बीमा नहीं है तो उस गृहिणी महिला को बीमा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीमा लेते समय व्यक्ति का इनकम होना चाहिए, व्यक्ति का HLB होना चाहिए और व्यक्ति का बीमा योग्य हित होना चाहिए। वह गृहिणी महिला बीमा योग्य हित नहीं है। पति का जितना बीमा है उतना ही बीमा पत्नी को मिल सकता है अगर वो गृहिणी है तो।
या फिर अगर महिला की इनकम है तो उसको उसके आधार से दिया जा सकता है। मित्रों, जैसे दुर्घटना बीमा का लाभ हमें मिल रहा है वह एक राइडर है, इसी प्रकार से राइडर टर्म का भी होता है। अगर टर्म राइडर व्यक्ति चुनता है, सेलेक्ट करता है, तो डेथ क्लेम होने पे बीमा के साथ साथ, दुर्घटना बीमा के साथ साथ टर्म राइडर का भी भुगतान होता है। टर्म राइडर बीमा धन के बराबर हो सकता है। राइडर हम बीमा धन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जब भी टर्म राइडर लेंगे हम बीमा धन से कम ही ले सकते हैं या उसके बराबर ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूबी राइडर है, जो बच्चों के मामले में होता है कि अगर पिता की या प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को प्रीमियम नहीं जमा करना होता है। जो बच्चे के 25 साल की उम्र तक पीडब्ल्यूबी लागू हो सकता है। अगर बच्चे को 25 साल से ज्यादा प्रीमियम देना है तो उसे 25 साल तक माफ रहेगा, उसके बाद के आयु में देना पड़ेगा। आगे देखते हैं मित्रों, यूलिप के मामले में निवेश का जो जोखिम होता है उसको ग्राहक स्वयं वहन करता है। ग्राहक को यह अधिकार दिया गया होता है कि अपने पॉलिसी में 4 फंड दिए गए होते हैं उनके, और वो वर्ष में 4 बार फ्री में स्विच ओवर कर सकते हैं। वो चाहे तो बॉन्ड फंड को सिक्योर फंड में, चाहे तो सिक्योर फंड को बैलेंस फंड में, बैलेंस फंड को ग्रोथ फंड में, या फिर पुनः बॉन्ड फंड में चेंज कर सकते हैं साल में 4 बार निःशुल्क। और मेच्योरिटी या सरेंडर के समय ग्राहक को जो नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी का जो मूल्य होता है और जितना एनएवी पॉलिसी में रहता है उसका गुणा करके भुगतान किया जाता है। किसी किसी पॉलिसी में हाईएस्ट एनएवी देने की भी बात होती है, जो मेच्योरिटी के समय ही भुगतान हो सकता है। नियमानुसार यूलिप का भुगतान होता है। साथियों, मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सी जानकारियां आपको आपके काम के लिए फायदेमंद हैं। और भी बहुत जानकारियां हैं जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करते हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। हो सकता है जो जानकारी हम लोग वीडियो में नहीं बता पाए हैं वो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। थैंक यू वेरी मच।